So good morning everyone. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज के लेक्चर 3 में इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फिर हमने उसके बाद ये डिस्कस किया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया हेनरी फेयोल के बारे में और हम डिस्कस कर रहे थे फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फेयोल ने, 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयोल ने दिए हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने कुछ प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हमने डिस्कस कर लिया था। अथॉरिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, काम को टुकड़ों में बांटिए और फिर वो अलग अलग लोगों को असाइन कीजिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप किसी को पावर दीजिए तो उसके साथ ही साथ जिम्मेदारी दीजिए, तय कर दीजिए, और जिम्मेदारी दीजिए तो उसको कुछ पावर भी दीजिए। डिसिप्लिन यानी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ कमांड, एक सब ऑर्डिनेट को एक बॉस से ही ऑर्डर आना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अचीव है तो सारी एक्टिविटीज आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जानी चाहिए। इससे आगे हम आज देखेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, दोनों देखने में है ना, दोनों में यूनिटी है। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक मिनट लेट मी। तो यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था कि वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर, मतलब एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ही ऑर्डर आना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक ही प्लान होना चाहिए, आपका एक हेड होना चाहिए। एम यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होता, मतलब आपको दो लोगों के ऑर्डर्स नहीं सुनने हैं। और यहां पर क्या होता है, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज नहीं होती। ओवरलैपिंग एक्टिविटीज मतलब एक ही डायरेक्शन में लोग बढ़ते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में लोग बढ़ते हैं तो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज यानी डुप्लीकेशन नहीं होता है। उसके बाद इम्प्लीकेशन, इससे इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे फर्क पड़ता है, किससे, यूनिटी ऑफ कमांड से, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेगा। और यहां पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है। सिग्निफिकेंस, इससे क्या होता है, इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी बढ़ जाती है क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता। और इससे क्या होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब सारे लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। अब एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो उनके एफर्ट क्या होते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आगे चलते हैं। अब अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप सब ऑर्डिनेशन ऑफ, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, यहां पर गलत लिखा हुआ है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, अपने फायदे के बारे में सोचना, ये है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये। और जनरल इंटरेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना, ये क्या है, जनरल इंटरेस्ट। तो देखो आदमी अपने बारे में सोचेगा, आदमी अपने बारे में सोचेगा तो वो तो सोचेगा कि भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। और मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है तो दिक्कत होगी। तो अपने इंटरेस्ट को सब ऑर्डिनेट रखो। सब ऑर्डिनेट मतलब इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, मोर इंपॉर्टेंस। देखो इंपॉर्टेंट तो दोनों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी ठीक है आप मानिए, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा देंगे, जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, देखो कोशिश ये की जाएगी कि लोगों के इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बीच में रिकंसिलेशन किया जा सके। रिकंसिलेशन मतलब उनको एक जैसा बनाया जा सके, लेकिन अगर एक जैसे नहीं बन पा रहे हैं तो जनरल इंटरेस्ट शुड गिवन मोर प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब कुल मिला के विराट कोहली की सेंचुरी जरूरी नहीं है, टीम का जीतना जरूरी है। ठीक है, विराट कोहली अगर 99 पे भी आउट हो गया, अगर टीम जीत गई तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय का मतलब है कि आपका एम्प्लॉय इतना वेतन पाए
कि वो कम से कम नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड पे तो रह सके, रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, और साथ ही साथ मतलब एक मिनट सुनो, दोनों चीजें, एम्प्लॉय को आप इतना पैसा दीजिए कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, और साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी ये देखना है कि वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में हो, कंपनी से इतना पैसा ना मांगे कि कंपनी पे ही ना कर पाए। तो दोनों चीजें देखना पड़ेगा। मतलब एक बात बताओ, अगर एक कंपनी लगातार लॉस में चल रही है, कंपनी बर्बाद होती जा रही है, और उसके एम्प्लॉय कह रहे हैं कि हमारा हर साल 25% सैलरी बढ़ाओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। फेयर दोनों के लिए कैसे होना चाहिए? देखो, फेयर वेजेस कब बोलेंगे एम्प्लॉय के लिए? जब वो उस पैसे से रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकता है, मतलब अपना लिविंग स्टैंडर्ड ठीक तरीके से जी सकता है। और पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए। पेइंग कैपेसिटी मतलब कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है और आप ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपनी की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे वो वेतन दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। अगला है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सबका मालिक एक, सबका मालिक, यही शून्य है यही सिवाय। देखो यहां पर सेंट्रलाइजेशन, आपको जो भी काम करना है इस बॉस से पूछ के करना है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी सभी लेवल्स पे बांट दी जाती है। टॉप लेवल वाले बड़े काम करेंगे, मिडिल लेवल वाले उनके काम को इंप्लीमेंट करेंगे, और लोअर लेवल वाले ऑपरेशनल काम करेंगे। मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी बांट दी जाए तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? जब सारे डिसीजन एक आदमी ले तो वो है सेंट्रलाइजेशन, और जब अपने अपने डिसीजन सारे लोग ले तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी फोकस्ड हो, फोकस्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कंसंट्रेट है, एक ही है। और डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एट मैनेजमेंट ऑफ ऑल लेवल्स। मतलब इवनली मतलब जिसका जैसा काम उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी दे दी जाए तो वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब सुनो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा जरूरी है। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वैसा ही सेंट्रलाइजेशन होगा, वैसा ही डिसेंट्रलाइजेशन। मान लो आपकी छोटी सी दुकान है, अब छोटी सी दुकान है, अगर छोटी सी दुकान है तो वहां पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? आपकी छोटी सी दुकान है तो सारा काम आपसे पूछ के हो सकता है। लेकिन अगर आपका टाटा जैसा एम्पायर है या रिलायंस जैसा है तो आप सेंट्रलाइजेशन कर ही नहीं सकते, आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन वैसा आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़े डिसीजन तो टॉप लेवल पे होंगे, और ऑपरेशनल लेवल ऑपरेशनल डिसीजन करेगा, तो सबको अथॉरिटी दे दी जाती है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एज पर नीड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वैसी उसकी जरूरत होगी, वैसा सेंट्रलाइजेशन करेंगे, वैसा डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कॉलरशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप क्या? देखो, पेयोल ने बोला कि एक कम्युनिकेशन की अथॉरिटी बनो, और अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए? टॉप टू बॉटम। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए ए को कम्युनिकेट करना है ई को, तो ए पहले बताएगा बी को, बी बताएगा सी को, सी बताएगा डी को, डी बताएगा ई को। ए को कम्युनिकेट करना है एस को, तो ए बताएगा पी को, पी बताएगा क्यू को, क्यू बताएगा आर को, और आर बताएगा एस को। अब इसका फायदा क्या है? देखो, इसका फायदा ये है कि अगर मान लो ए डायरेक्टली सी को बता देता, सॉरी ई को बता देता, कम्युनिकेट कर देता, तो ये कह सकते थे कि हमें तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये अपनी जिम्मेदारी से बच सकते थे। अब यहां पे इंफॉर्मेशन इनके थ्रू जाएगी तो ये कह नहीं सकते कि भैया हमें जानकारी मिली ही नहीं। दूसरा, अगर ई एस कहना चाहता है कुछ ए से, तो पहले एस को बताना पड़ेगा, आर को फिर आर बताएगा, क्यू को क्यू बताएगा, पी को और पी बताएगा ए को। ठीक है, तो अब अगर एस कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहे
तो ये पॉसिबल नहीं है, इनके थ्रू आएगा। तो इन सब लोगों को इंफॉर्मेशन रहेगी, सब लोगों को जानकारी रहेगी। अब दूसरा ये तो हो गया। अब फेयोल ने बोला यार कई बार है क्या, अब मान लीजिए ई को कम्युनिकेट करना है एस से, तो यहां से ऐसे चलेंगे और यहां से होते होते यहां आएंगे। एक मिनट में इसको, ई को कम्युनिकेट करना है मान लो एस से, ठीक है, तो यहां से चलेंगे और यहां से फिर यहां आएंगे, तो भैया टाइम लगेगा। और कई बार अर्जेंट डिसीजन लेना है, जल्दी डिसीजन लेना है, तो फेयोल ने बोला कि एक काम करो, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो अपने लेवल के बंदे से, मतलब ई डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है एस से। इसको कहा उन्होंने गैंग प्लैंक। क्या कहा? गैंग प्लैंक। इसको हिंदी में कहते हैं मिलान पट्टी। आप आपस में मिल सकते हैं, जैसे डी को कम्युनिकेट करना है आर से, तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये सेम लेवल के हैं। सी कम्युनिकेट कर सकता है क्यू से, ये सेम लेवल के हैं। बी कम्युनिकेट कर सकता है पी से, ठीक है। तो गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉइज ऑफ सेम लेवल। ध्यान रखना, सेम लेवल के एम्प्लॉय होना चाहिए। मतलब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से रिप्लाई करिएगा कि मान लीजिए डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी, ठीक है। यहां पर 3 वर्कर है, मान लो यहां पर है पहले डायरेक्टर, फिर है मैनेजर और फिर है सुपरवाइजर। एक मिनट में कहीं दूसरी जगह लिखता हूं। देखो यहां ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है। 2 ही डिपार्टमेंट है। चलो, एक है डायरेक्टर, ठीक है, फिर है आपका मैनेजर और फिर है सुपरवाइजर। दूसरे डिपार्टमेंट भी डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर। मेरा सवाल आपसे ये है कि डिपार्टमेंट ए का सुपरवाइजर चाहता है डिपार्टमेंट बी के डायरेक्टर से कम्युनिकेट करना, डायरेक्टली कर सकता है क्या? जल्दी से रिप्लाई करिए। सुपरवाइजर ऑफ डिपार्टमेंट ए वांट्स टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट बी, इज इट पॉसिबल? फेयोल ने इसकी परमिशन दी है क्या? बताएं जल्दी से। नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर अपने लेवल पे ही कर सकता है। तो ए डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर किससे कम्युनिकेट कर सकता है? बी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से। ए डिपार्टमेंट का मैनेजर बी डिपार्टमेंट के मैनेजर से, ए डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से। वो डायरेक्ट सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ऊपर या नीचे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो गैंग प्लैंक इज पॉसिबल ओनली एम्प्लॉइज ऑफ इक्वल रैंक और सेम लेवल। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? फेयोल ने बोला जो चीज जहां निर्धारित है वही होनी चाहिए, जिस आदमी की जो जगह है वो वही होना चाहिए, मतलब जिस चीज की जो जगह है वो उसी जगह पे रहे, जिस आदमी की जो जगह है वो उसी जगह पे रहे, कोई अपने जगह से भटके नहीं, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो फेयोल ने बोला चाहे वो मटेरियल हो या मशीन हो अपनी जगह पे रहे, चाहे वो एम्प्लॉई हो अपनी अपॉइंटेड प्लेस पे ही रहे। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब कि जिसकी जो जगह है वो अपनी जगह पर ही मौजूद रहे, इससे इफिशियंसी बढ़ेगी। मान लो कम्युनिकेट करना है तो जल्दी से मिल जाएगा। तो according to this principle there should be a place for everything and everyone. According to Fayol, people and material must be suitable places at appropriate time for maximum efficiency. मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी सीट पे ही रहे, फोरमैन अपनी जगह पे रहे, क्लर्क अपनी जगह पे रहे, कैशियर अपनी जगह पे रहे, सारे लोग अपनी जगह पे, मशीन जहां पे है वहीं पे होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, मतलब अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। आप शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं ना, हर एक चीज होती है, ग्रोसरी अलग होती है, आपका रेडीमेड गारमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है ना, फिर आपके बहुत सारी चीजें उसमें आती है, शू वगैरह अलग होता है, तो ये सारी चीजें अलग रहती हैं। ये एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन की जाती है।
उसके बाद इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये क्या है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप किसी के में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दो लोग हैं आपके बीच, आप किसी के बीच में डिफरेंस नहीं रखेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, ना तो उसके लैंग्वेज के बेसिस पे, ना उसकी जाति के आधार पे, ना उसके जेंडर के बेसिस पे, ना उसके बिलीफ के बेसिस पे, ना उसकी नेशनैलिटी के बेसिस पे। मतलब एक दूसरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। आप मान लीजिए आपके यहां एक मेल काम कर रहा है, एक मेल कैशियर है और एक फीमेल कैशियर है। ये फीमेल है, ये मेल और ये फीमेल। दोनों काम सेम करते हैं। एक को आप 10,000 देते हैं, दूसरे को आप क्या करते हैं? सिर्फ 3,000 देते हैं। ये अत्याचार, ये अन्याय आप नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी। दोनों को आप इक्वल देखिए, दोनों को एक ही तराजू में तौलिए, दोनों के साथ आप नाइंसाफी या भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी रेफर टू जस्ट एंड फेयर बिहेवियर। जस्ट एंड फेयर बिहेवियर मतलब उचित व्यवहार करिए वर्कर्स के साथ, कोई अंतर मत रखिए। आगे आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है? मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी आया काम करने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी आया काम करने, आपने उसको अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद उसको ट्रेनिंग दिए और ट्रेनिंग देने के बाद 2 महीने बाद उसको क्या कर दिए? निकाल दिया आपने। बताइए, 2 महीने बाद निकाल दिया। वो ट्रेनिंग करके आया बेचारा, जब तक अपने आप को सेटल डाउन कर पाता तब तक आपने निकाल दिया। अब बताइए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने आना चाहेगा क्या? भैया ऑर्गेनाइजेशन में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लोग जॉब सिक्योरिटी मतलब भैया उनको भरोसा ही नहीं है कि भैया मैं आया, मैं काम सेटल नहीं हो पाया और मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने से लोग डरेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप वर्कर को पर्याप्त टाइम दीजिए कि वो अपनी कलाबाजी दिखा सके, अपना हुनर दिखा सके। तो एन एम्प्लॉय इज एबल टू डिलीवर बेटर व्हेन ही इज सिक्योर इन हिज जॉब। जॉब सिक्योरिटी दीजिए आप। एम्प्लॉइज टर्नओवर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय आते हैं और फिर चले जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो तभी कर सकता है जब वहां एम्प्लॉय बहुत दिनों तक रुके रहे। इट इज ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ। जॉब सिक्योरिटी देंगे, नौकरी से जल्दी नहीं निकालेंगे और आपकी ग्रोथ भी होगी। मिनिमाइजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं, तो उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है कि कम से कम एम्प्लॉय छोड़े। तो कम से कम एम्प्लॉय छोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा होगा। तो ये सिचुएशन ना आए कि सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से बचना चाहिए। इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? जॉब सिक्योरिटी। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। आगे चलते हैं। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैनेजमेंट को ये प्रमोट करना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय कुछ नया सोच रहा है, कुछ नई तरकीब लेके आ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो, दो चीजें हैं, दो तरह के मैनेजर होंगे। एक एम्प्लॉय खड़ा हुआ बोले सर हम सोचते हैं इस काम को अगर हम ऐसे करें तो बेहतर हो सकता है। मैनेजर ने बोला चुप, जो हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां मैनेजर ने क्या किया? यहां मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय के विचारों का गला घोट दिया। दूसरा मैनेजर है, एम्प्लॉय खड़ा हुआ, उसने बोला सर अगर हम ऐसे करेंगे मेरे हिसाब से तो बेहतर होगा। उसने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और इसमें काम करके बताओ कि हम और इसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोनों में अंतर है। एक ने सोच का गला घोंट दिया, दूसरे ने बोला कि बहुत शाबाश बेटा, तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम ही इस प्लान को बनाओ। इससे क्या होगा? इससे वर्कर मोटिवेटेड होगा। पहले वाले केस में वर्कर को लगेगा यार इनको बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, इनको कुछ बोलो तो बस ये डांट देते हैं। दूसरे वाले केस में वर्कर क्या करेगा? दूसरे वाले केस में वर्कर क्या बोलेगा? भैया बहुत अच्छी बात है, हम मन लगा के काम करेंगे। तो according to this principle, management must encourage its employees to take initiative and in making and executive plans.
प्लान बनाने में, इनिशिएटिव लेने में मदद करना चाहिए, कुछ नई सोच आएगी। इट विल मेक देम फील वैल्यूड, उनको लगेगा कि भैया हमारी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में। इनिशिएटिव का लेकिन मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन के अगेंस्ट कुछ करना लग जाओ। इनिशिएटिव मतलब है कोई नई सोच लाना। नई सोच लाने का मतलब ये नहीं है कि यू आर वर्किंग एज पर, यू आर नॉट वर्किंग एज पर द डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है। इनिशिएटिव देखिए ये आगे बढ़ रहा है, ये नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इसे हतोत्साहित भी करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जा बेटा तू बहुत गजब का काम करेगा। आगे चलते हैं। स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? टीम स्पिरिट। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है? टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या है? आप आपस में मिलकर काम करें, आप आपस में मिलकर काम करें, आप आपस में एक दूसरे के लिए, मतलब वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, पूरी लगन के साथ काम करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, पूरे लॉयल्टी के साथ काम करेंगे। हम एक दूसरे को गड्ढे में डालने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करेंगे, अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एम्प्लॉइज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका साथ हो, सबका विकास हो। ये क्या है? टीम स्पिरिट। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द टीम रिमेन्स कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड एंड कोऑपरेटिव विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, एक दूसरे को परेशानी हो। मतलब टीम स्पिरिट। अगर कंफ्यूजन होगा तो रन आउट हो जाएंगे, पूरी टीम का नुकसान होगा, इसलिए सब मिलके काम करें। ये देखें सारे लोग कह रहे हैं कि हम मिलके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। 14 प्रिंसिपल हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ वर्क, फिर दूसरा पढ़ा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा हमने पढ़ा डिसिप्लिन, चौथा हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी, फिर पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, ऑर्डर, इक्विटी, स्पिरिट डी कॉर्प्स। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए।